शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप रीड का सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। दीज टू मेटल्स आर। कौन कौन से हैं वो मेटल जिसका मिक्सचर है ब्रॉन्ज? दीज आर कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड टीन, एल्ब्यूमिन और टीन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास कॉपर एंड टीन। मीन्स कि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कॉम्प्राइज ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। तो मीन्स इनमें से फूड को कुक करने के कौन से मेथड हैं जो कि सही हैं। तो देखते हैं हम ऑप्शंस। बॉइलिंग, नीडिंग, रोस्टिंग। तो देखो इसमें बॉइलिंग और रोस्टिंग तो ठीक है, लेकिन नीडिंग तो कुकिंग मेथड नहीं है। सेकंड है बेकिंग, बॉइलिंग एंड रोलिंग। रोलिंग भी कुकिंग मेथड नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद है फ्राइंग, शॉकिंग, सॉक करना मतलब, और रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और फ्राइंग है बट सॉकिंग नहीं है। इसके बाद है बेकिंग, फ्राइंग और रोस्टिंग। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही मेथड फूड को कुक करने के हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। मीन्स हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 8,900 मीटर। दिस इज़ ट्रू। लेकिन हाइट वाला पोर्शन तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट जम्मू कश्मीर का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड वन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 8,900 मीटर। आई थिंक यही सही होगा। उसके बाद इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्ट तो है ही नहीं, और इसकी हाइट भी रॉन्ग देगी है। इसके बाद है हमारे पास इट इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बत एंड हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 9,850 मीटर। तो ये सारे ही ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि बाकी सब रॉन्ग हैं, सिर्फ सेकंड जो ऑप्शन है बी वही करेक्ट होगा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का पार्ट है और उसकी जो हाइट है यानी कि जो कितने पीक पे है वो 8,900 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन है डेजर्ट ओक के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री whose roots go deep into the ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 meters, या 30 times the height of tree, and this tree is found in। तो डेजर्ट के बारे में बोला है कि क्या बोला है कि उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं ग्राउंड में नीचे, ताकि वो पानी तक पहुंच सके, और जो डेप्थ होती है वो 30 टाइम्स होती है जो उस ट्री की हाइट होती है उससे। मीन्स वो इतना डीप जाती हैं। तो ये जो डेजर्ट ओक हैं कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में या रसिया में? तो इसका सिंपल आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो डेजर्ट ओक कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम ऑन 16 जुलाई 2014 एट 5:15 आवर्स, यानी कि 5:15 पे चली है वो 16 जुलाई को। और कहाँ से स्टार्ट हुई है? गांधीधाम से। उसको जाना कहाँ है? नागरकोल ऑन 18 जुलाई 2014 एट 4:45 आवर, यानी कि नागरकोल वो पहुँची 18 जुलाई को 4:45 पे। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज़ 2649 किलोमीटर
द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज़ नियरली। तो हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है, हमें निकालना क्या है, उसकी एवरेज स्पीड। तो किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने के लिए हमें पास उसकी डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका टाइम। तो देखिए एक बार आप 16 जुलाई को वो स्टार्ट हुई है 5:15 पर, और नागरकोइल का पहुँची 18 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट उसको 2 डेज़ का टाइम लगा है। तो हम काउंट करेंगे, मतलब 5-15-16 से 5-15-17 तक उसके हो गए 24 आवर्स, और 24 आवर्स आप एक बार राइट कर लो। उसके बाद है 5-15-17 जो 17 जुलाई है उससे लेके 18 जुलाई तक। तो आप डायरेक्ट देखोगे तो इनमें सिर्फ 30 मिनट्स का डिफरेंस है, मीन्स 30 मिनट्स और ये चलती तो 24 आवर्स फिर से हो जाते। तो हम ये हो जाएंगे हमारे 23 आवर्स और 30 मिनट्स। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया, ये आप देख लो। 24 और 24 कैसे कितना था, 48। तो ये हमारे पास हो गया 47 हाफ कह लो या 30 मिनट्स कह लो। अब उसको आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है जो इसकी डिस्टेंस है कितनी है 2614। तो आप एक तो ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, या इसको कितना हो गया टोटल 47 और 47 और हाफ ऐसे है। तो इसको करो 2 7 जा 4 और 2 4 जा 8 और 1 9 और प्लस 1 इसको जो 95/2 95/2 ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है। एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या थी हमारी 2649, और जो हमारा टाइमिंग आया है वो है हमारा 47 आवर और 30 मिनट्स, या आप उसको लिख सकते हो 47.5 और उसको कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 95/2। तो जब आप इसको निकालोगे डिवाइड करके, यानी कि ऊपर आपको डिस्टेंस रखनी, नीचे रखना है टाइम, यानी 95/2 2 ऊपर चला जाएगा, और 95 से जब इसको कट करोगे आप तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 28। कितना आएगा 28, वो आप काट के देख लेना, और मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। कि बिहार में जैसे आपको पता है ईवीएस की बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बिहार में बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा होगा जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये हो जाएगा सीधा आंसर अक्टूबर टू दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 67, देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन। तो ये किसके बारे में बोला गया है, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में बोला गया है, जो एनिमल्स रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। जैसे हमारे पास आउल है, बैट है, उनके बारे में। तो उनको कैसा दिखाई देता है, क्वेश्चन हमारा ये है कि वो चीज़ों को कैसा देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉयलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ब्लैक एंड वाइट, या रेड एंड ऑरेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ब्लैक एंड वाइट्स, मीन्स जो एनिमल्स रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई। नंबर 68, फिगर 1 ए 24 आवर क्लॉक इज शोन। यानी कि फिगर 1 में ये वाला, इसमें आपको 24 आवर की जो क्लॉक है उसको शो किया गया है। सेकंड फिगर में आपको एक क्या दिया गया है, अच्छा एनिमल्स का और एक्स और एनिमल्स वाई का स्लीपिंग टाइम दिया गया है। फिगर सेकंड एंड फिगर थर्ड, स्लीपिंग टाइम ऑफ 2 एनिमल्स एक्स एंड वाई आर शोन बाय शेडिड पोर्शन। तो आपके पास ये शेडिड पोर्शन है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट इतना शेडिड है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीपिंग टाइम ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको नीचे जो दिया है उसमें से करेक्ट टाइमिंग को सेलेक्ट करना है जो कि एक्स और वाई के लिए है। तो ये फ्रैक्शन के जैसा ही है कि आपने कितने टोटल पार्ट्स किए हैं इसको देखो। तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो वही क्लॉक आवर है तो 12 होंगे ऑब्वियसली, और ये भी 12 हैं। तो 12 आवर्स को आपने किस में काउंट किया है? 24 आवर, मीन्स 12 पार्ट को 24 आवर्स में काउंट किया है। तो ये कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, यानी कि एक पार्ट इक्वल है 2 आवर के, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4 आवर। और इसमें से आप सिंपल 1 2 3 यानी कि 2 × 3 6 आवर को 24 में से माइनस कर दो, ये आपके पास हो जाएगा 18, सबको काउंट करने की बजाय। या ऐसे भी करोगे तो आपको पता है ये 9 है, ये टोटल 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है नीचे ऑप्शंस में जहाँ पे x का स्लीपिंग टाइम 4 आवर हो और y का स्लीपिंग टाइम 18 आवर्स हो। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे आपको गिवन है ये x स्लीप 4 आवर वाइल y स्लीपिंग फॉर 18 आवर्स। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द डेड सी, मीन्स डेड सी किसको कहा गया है? तो डेड सी अगर आपको पता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट है जिस सी में, उसी को डेड सी कहा गया है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सी वुज वाटर इज़ पॉइजनस, जहर है जिसका पानी, ये तो नहीं होगा। ए सी विच इज़ साल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज, ए सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, ये भी नहीं होगा। ए सी इन विच इट्स डेंजरस टू सेल शिप, ये भी नहीं होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जिसका जो वाटर है वो सबसे सॉल्टिएस्ट है, मीन सबसे ज़्यादा नमक है जिसमें, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑल ओशन और सी में जो सबसे सॉल्टिएस्ट है उसको कहा है डेड सी हमने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, अंजलि डिज़ायर्स टू एम्फेसाइज ऑन कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स। क्या करना चाहती है वो? सारी जो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी है फूड हैबिट्स की, उनको एम्फेसाइज करना चाहते हैं। वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन फूड टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस गिवन टू स्टूडेंट्स कैन बी ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। मीन्स वो उन बच्चों में ऐसी फूड हैबिट्स के बारे में क्रिएट करना चाहती है कि सारे कल्चर्स और सारी जो भी रीजनल हैं उनको एक साथ लेके, तो उसको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए क्लास के अंदर जो 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। एक बार तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है यूज़ अ चार्ट शोइंग फूड ऑफ डिफरेंट कल्चर region and explain. Second, ask students from different culture regions to bring food from home, display it and share the information with classmates. Third है explain the information given in the textbook about different foods in greater details. उसके बाद है request an external professions cooking agency to display food for डिफरेंट रीजन्स और कल्चर। न तो हम किसी बाहरी एजेंसी को बोलेंगे, नहीं हम बच्चों को बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक में से आप इन्फॉर्मेशन को गिवन मतलब इन्फॉर्मेशन दे दो, और नहीं हम किसी चार्ट का यूज़ करेंगे। हम बच्चों को बोलेंगे जो भी डिफरेंट कल्चर और रीजन से हैं उन सबको जो फूड लेके आए हैं घर से उसको बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि फूड लेके आए अपने अपने कल्चर का घर से और उसको क्लास में डिस्प्ले करें और उसके बारे में अपने क्लासमेट्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि विजुअल से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो जब देखेंगे उसको टेस्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो डाइवर्सिटी है फूड्स में उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, प्रीति वांट्स टू ले greater emphasis on pollution while teaching environmental concern to class 5 students. Which one of the following activity is likely to be most effective in achieving the desired objective? तो क्या बोला है कि प्रीति wants to greater emphasis on pollution, तो वो पोल्यूशन के बारे में बोलना चाहती है या बताना चाहती है। तो वाइल टीचिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न टू क्लास 5 स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मीन्स इनमें से कौन सी एक्टिविटी को वह करवाएगी जो उसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर पाए बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर चार्ट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। सेकेंड है टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड विजिट टू ए पॉल्यूटेड रिवर, या फिर थर्ड है आस्किंग स्टूडेंट्स टू टेक अप ग्रुप projects related to different kind of pollution,
या फोर्थ है इनवाइटिंग एक्सपर्ट टू टॉक ऑन एयर, वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो न तो हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, न हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि आप डिफरेंट काइंड के जो पोल्यूशंस हैं उनके बारे में चार्ट प्रिपेयर करें, और न ही हम उनको स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे। पोल्यूटेड रिवर पे बच्चों को लेके जाना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा जितना कि आप उनको एक ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे जिसमें कि वो डिफरेंट काइंड के पोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर शेयर करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। नेहा यूजेस द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इन द सब्जेक्ट ऑफ EVS फॉर क्लास 5। तो कौन से टेक्निक को वो यूज करेगी? हैंड ऑन हैंड एक्टिविटी, वो भी सही हो सकती है। होम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, ओरल टेस्टिंग। तो उसने बोला है कि उसको EVS का जो सब्जेक्ट है उसके लिए असेसमेंट करना है, तो वो क्या करेगी? अब आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हो जाएगा हैंड ऑन एक्टिविटीज़। होम असाइनमेंट से कोई असेसमेंट नहीं होता, ना प्रोजेक्ट वर्क से। इससे अच्छा है कि वो ओरल टेस्टिंग करे बच्चों की। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें है हमारा फर्स्ट और फोर्थ दोनों। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। अ गुड होम असाइनमेंट इन EVS शुड प्राइमरली फोकस ऑन, किस पे फोकस करेगा? जो कि एक गुड असाइनमेंट है होम असाइनमेंट, तो EVS में वो उसका मेन फोकस क्या होगा? प्राइम फोकस। रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, ये तो हम हमेशा मना करते हैं। दूसरा मास्टरी लर्निंग, मास्टर तो बच्चों को बनाया नहीं जा सकता ऐसे इतने छोटे बच्चों को कि सिर्फ असाइनमेंट दिया और आपने उसको मास्टर बना दिया। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये भी उतना बेटर नहीं है। सी है हमारे पास चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, मीन्स कि अगर आप उनको होम असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, तो उनको चैलेंज मिलता है कि उनको चीज़ें ढूंढनी है, सर्च करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। दूसरा, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है लर्निंग का, ठीक है। तो यही हमारा प्राइम फोकस होगा कि बच्चे उसे एज ए चैलेंज लें और उस लर्निंग के लिए एक्साइटेड हों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। शालिनी हैज़ प्लान्ड अ फील्ड ट्रिप फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स टू द साइंस सेंटर। Which one of the following general instructions given to the students is irrelevant for the trip? Irrelevant मतलब जो कि उस ट्रिप से रेलिवेंट नहीं है, संबंधित नहीं है, वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी इनमें से? फर्स्ट है आस्क क्वेश्चन टू यूर डाउट्स ऑन डिस्प्ले, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चों को क्वेश्चन तो पूछने ही चाहिए। कैरी यूर फुल स्कूल बैग फॉर द डे, अब मैं इसके 2 ऑप्शन डालना भूल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारा सही ऑप्शन यही होगा कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। कि आप अगर बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हो EVS के लिए, तो आप थोड़ी बोलोगे कि आप फुल डे जो फुल बैग है उसको लेके आओ, तो सबसे इररेलेवेंट तो यही हो गया। 2 ऑप्शन बच गए आप लोगों के, बट हमारा आंसर यही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस भी मिलते रहें। थैंक यू।